हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नए साल में, नए एकेडमिक ईयर में हम बच्चों नया सत्र शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, पैंडेमिक चल रहा है। कोरोना ने अपना प्रकोप फैला रखा है। हमारी लड़ाई कोरोना से चल रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगर कोरोना हार नहीं मान रहा तो हम भी हार नहीं मानेंगे, उसे ज़रूर हराएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सारे कार्यकलाप भी चलते रहेंगे और इसी के अंतर्गत हमारी पढ़ाई भी जारी रहेगी। आज मैं नए सत्र की शुरुआत में नए चैप्टर, जो कि कविता है, के साथ नई शुरुआत कर रहा हूँ। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए वीडियो है। कविता का नाम है चांदनी रात और उसके रचयिता हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि इन अनुदेशों का आप पालन कीजिए। अपना ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप अच्छी तरह से सुन सकें, समझ सकें, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें, क्योंकि जब आप कविता पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो मैंने उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जो आप नोट कर सकते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका परिचय मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। 3 अगस्त 1886 में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था और उनका निधन 12 दिसंबर 1964 में हुआ। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देना बच्चों, 3 अगस्त कवि दिवस के रूप में। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। आगे बढ़ते हैं। चांदनी रात, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर चांद है, चांद की चांदनी है, कितने सुंदर सितारे हैं, कितना सुंदर वातावरण है। इसी चांदनी रात पर प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। परंतु बच्चों, मैं आपको ये बता दूं पद संबंधी जानकारी के रूप में, खंड काव्य, असल में ये कविता चांदनी रात जो है, ये पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। खंड काव्य क्या होता है? इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि खंड काव्य एक लंबी कविता है बच्चों, इतनी लंबी, इतनी बड़ी कि पूरी एक पुस्तक उस कविता की बन सकती है। उस खंड काव्य से एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा चांदनी रात के रूप में यहाँ पे लिया गया है। पंचवटी खंड काव्य के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं बच्चों। राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वनवास का अधिक समय जहाँ पर उन्होंने बिताया था अपने निवास स्थान के रूप में, वह जगह पंचवटी के नाम से जानी जाती है। पंचवटी कहाँ है? पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ बच्चों, महाराष्ट्र में। यहाँ 5 बरगद के पेड़ हैं, जिसे हम वट भी कहते हैं। इसीलिए इस स्थान का नाम पंचवटी, पंच यानी 5, वटी यानी वट, वट के पेड़, तो पंचवटी नाम पड़ा। पंचवटी खंड काव्य जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। बच्चों, इस खंड काव्य में राम साहित्य का चिर परिचित कथानक शूर्पणखा प्रसंग है। आप जानते हो शूर्पणखा रावण की बहन थी। पंचवटी के रमणीय वातावरण में जब राम और सीता कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, तब सुंदर, सुशील, महावीर लक्ष्मण प्रहरी के रूप में, यानी पहरेदार के रूप में कुटिया के बाहर स्वच्छ शिला पर विराजमान है। कुटिया घास फूस से बनी हुई छोटी सी झोपड़ी, उसके बाहर स्वच्छ शिला पर एक साफ बड़े पत्थर पर, चट्टान जैसे पत्थर पर लक्ष्मण जी पहरेदारी कर रहे हैं, विराजमान हैं। और इसी प्रसंग के बाद रात्रि के अंतिम प्रहर में शूर्पणखा उपस्थित होती है और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित होकर लक्ष्मण के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे लक्ष्मण अस्वीकार कर देते हैं। बच्चों, ये प्रसंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस कविता का जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पंचवटी स्थान और लक्ष्मण जी की ही चर्चा की गई है। इसी कथानक को आधार बनाकर पंचवटी खंड काव्य की रचना की गई थी। तो आइए
हम शुरू करते हैं। पहले हम इस कविता का पठन करेंगे बच्चों। चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी की ये शानदार कविता, पंचवटी खंड काव्य का एक छोटा सा हिस्सा। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि जो कविता ली गई है वहाँ पर उस चांदनी रात में जब लक्ष्मण जी बाहर स्वच्छ शिला पर बैठे हुए हैं तो किस तरह का वातावरण है, इसकी चर्चा, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। मैं एक बार कविता का पठन करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। जब मैं कविता का पठन कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मन में उसे बोलिए और बाद में भी 2-3 बार ऊंचे स्वर में उसका उच्चारण करके आप कविता का वाचन कीजिए। इससे आपको समझने में आसानी होती है। तो एक बार मैं कविता का वाचन कर रहा हूँ। चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखा बच्चों, पंचवटी देखिए लिखा है यहाँ पे, पंचवटी से ली गई कविता की पंक्तियां हैं। तो इसी का अब सरल अर्थ में आपको समझाऊंगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे बाद में इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ये देखिए बंधु, रात का नज़ारा है, चांद अपने पूरे शबाब पर है और चांद की चांदनी जो है धरती पर, समुद्र पर, पानी पर पड़ रही है। और उसकी जो किरणें हैं, जब पानी हिलते डुलते पानी से जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चांद की किरणें पानी के साथ खेल रही हैं। और इसी तरह से पानी के साथ नहीं, जल के साथ, थल के साथ, दोनों के साथ वो खेलती हैं। इसीलिए यहाँ पे पंक्ति दी गई है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ये देखिए यहाँ पे बच्चों, मैंने इसके साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। चारु चंद्र, चारु यानी सुंदर, सुंदर चांद, उसकी चंचल किरणें। अब देखिए ये पर्सोनिफिकेशन है बच्चों। प्राकृतिक मनोरम रमणीय स्थलों का या चीज़ों का जब हम या कवि जब वर्णन करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण के रूप में उसका वर्णन करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चांद की चांदनी पानी के साथ, जल के साथ अटखेलियाँ कर रही है, यानी खेल रही हैं। तो जिस तरह से जल के साथ खेलती हैं उसी तरह से थल के साथ भी वो खेलती हैं। तो चांदनी रात में आकाश बहुत सुंदर दिखता है, उसकी चंचल किरणें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं चंचल होते हैं, यहाँ से वहाँ उछल कूद करते हैं, उसी तरह से ये किरणें भी चंचल हैं जो झिलमिल झिलमिल करके अटखेलियाँ कर रही हैं, जल और ज़मीन के साथ वो खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस रात के वातावरण में ये जो चांदनी इतनी स्वच्छ, निर्मल और साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में चाहे अवनी हो यानी पृथ्वी, चाहे अंबर हो, अंबर से लेकर अवनी तक, अवनी से लेकर अंबर तक चांदनी ही चांदनी फैली हुई है। हर जगह, हर दृश्य को, हर मंडल को वो प्रकाशित कर रही है ना बच्चों। इसके आगे ये देखिए कितने शानदार तरीके से ये हरियाली, ये हरे भरे पवन जो है इस हरियाली को झूमा रही है। अब ये देखिए कि इस नज़ारों में, प्रकृति के इस वातावरण में पृथ्वी भी बहुत खुश है। तो जब पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट करेगी तो कैसे प्रकट करेगी? इसी तरीके से जिस तरह से ये जो हरी पत्तियां हैं, जो हरियाली है, जो घास है, जिस तरह से हिल डुल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हिल डुल नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। उसी की पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक यानी हंसी, खुशी प्रकट करती है
धरती भी अपनी पुलक प्रकट कर रही है। कैसे? हरित तृणों के नोके से। हरित यानी हरे और तृण यानी घास। तो जब घास हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि धरती खुशी मना रही है। और जब धरती इस हरियाली के रूप में अपनी खुशी मनाती है तो पेड़ भी कहाँ रुकने वाले हैं, थमने वाले हैं। तरु मानो झूम रहे हैं, तरु भी, तरु यानी पेड़ भी, मंद पवन के झोंकों से। इतनी सुंदर नज़ारे में जहाँ हर जगह प्रसन्नता है, वहाँ उस प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए धरती अपनी हरियाली, अपने पेड़ पौधों के जरिए अपनी खुशी को दिखाती है, प्रकट करती है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूमते तो ऐसा लगता है कि वह सब अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये है वो दृश्य, वो नज़ारा जो एकदम बेहतरीन समा बांध देता है। प्रकृति कितनी खुश रहती है बच्चों, जो हमें बताती है कि हमें भी हर वातावरण में, हर समय, हर पल खुश रहना चाहिए। अगला आगे देखेंगे। ये देखिए बच्चों, कितना शानदार नज़ारा है, कितना शानदार दृश्य है। बच्चों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये जो रात्रि का अंतिम प्रहर और सवेरे होने के समय का वक्त है, तो धीरे धीरे रात का नज़ारा डूब रहा है और सूरज उग रहा है। ये उस समय का वक्त है ना। तो उस समय में जब चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में जो रात्रि निखरी हुई है, हर जगह गजब की शांति छाई हुई है, तो क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा। मतलब स्वच्छ यानी एकदम साफ, निस्तब्ध यानी एकदम शांत। ठीक है। अब इस समय जब चांदनी बिछी हुई है रात को, रात एकदम, निशा यानी रात एकदम शांत है, और उसी वक्त है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद का मतलब होता है आजाद, अपनी मर्जी से। अभी हवा देखिए, अपनी मर्जी से आजाद है, वो कहीं से कहीं बहती है और खूब बहती है। सुमंद, सुमंद मतलब धीमे धीमे, है ना। तो जिस तरह से वो धीमे धीमे बहती है तो हर तरह के से, हर तरफ वो एक खुशबू फैला देती है। प्राकृतिक वातावरण एक खुशबूमय हो रखा है। तो ऐसे पल में कवि कहते हैं कि निरानंद है कौन दिशा। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल ना हो। हर जगह एक सुगंध व्याप्त है, हर जगह आनंद है, आनंद ही आनंद है। और ऐसे क्षण में हम देखते हैं, ये देखिए झरना बह रहा है ना, नदी बहती है, हवा चलती है, पेड़ पौधे होते हैं, रात ढलती है और सवेरा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इतने शांत वातावरण में भी प्रकृति जो है अपना काम करती रहती है बिना किसी को पता चले। देखिए जैसे रात हुई, रात में सब सोए हैं, लेकिन प्रकृति धीरे धीरे रात जो है, चांद धीरे धीरे छुप रहा है और सूरज धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं होते। प्रकृति अपना काम कभी बंद नहीं करती। उसके काम चाहे रात्रि का सुनसान हो या दिन भर की चहल पहल हो, प्रकृति चुपचाप अपना काम करती रहती है। नियति नटी के, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री। जैसे कुछ भी हो, कैसा भी वातावरण हो, एक कार्यक्रम जो है, एक नटी जो है अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके ही खत्म करती है कार्यकलाप। उसी तरह से प्रकृति भी अपना कार्यकलाप खत्म करती है या पूर्ण करती है अपने समय से, लेकिन कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। किसी को भी इसके बारे में अंदाजा नहीं होता कि प्रकृति किस तरह से अपना काम कर रही है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि रात चली गई है और सवेरा आ चुका है। रात्रि का प्रथम प्रहर से अंतिम प्रहर और अंतिम प्रहर से सवेरे का प्रथम प्रहर शुरू हो चुका होता है और सब कुछ चलता है। प्रकृति कभी थमती नहीं, संदेश देती है कि हमें भी कभी थमना नहीं है, यूं ही अपने कार्यकलाप चलते रहना चाहिए, चाहे कोई भी वातावरण हो। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, कोरोना चल रहा है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकलाप भी साथ में चलते रहेंगे। तो ये प्रकृति हमें शिक्षा देती है। ओहो बच्चों, यहाँ हमको रुकना पड़ेगा आज, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, कविता बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे कविता को समझें और कविता के इस भाव को, जो कवि बताना चाहते हैं, प्रकृति के इस भाव को, सौंदर्य को आप ग्रहण करें और देखें कि प्रकृति किस तरह से कभी थमती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती है। मैथिली शरण गुप्त जी की यही खासियत थी, वो प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण करते हैं कि एकदम जो मनोहारी वर्णन करते हैं, जो हमारे दिल में, दिमाग में छप जाता है। इसके दूसरे भाग को हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। अगर आपको कोई शंका है, आशंका है, तो आप मुझे पर्सनल पर मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उन शंकाओं को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।
सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए।